इस वक्त की बड़ी खबर पाटलिपुत्र से आ रही है, जहां पर आपको बता दें रेलवे स्टेशन के ऊपर जबरदस्त हंगामा हो गया और इस हंगामा होने की वजह से कई सारी जो ट्रेन्स हैं वो प्रभावित हुई है और जितेंद्र जो आईजी है वो भी इसमें पथराव में घायल हुए हैं, जानकारी मिली है। तो परीक्षार्थियों ने ट्रैक पर उतरकर जाम लगाया। गुस्साए परीक्षार्थियों की स्टेशन पर पत्थरबाजी भी हुई है और इसी के चलते कई ट्रेनें प्रभावित हो गई हैं। तो परीक्षा देने के लिए सभी स्टूडेंट्स जा रहे थे, अचानक से इनका जो प्रदर्शन है वो उग्र हो जाता है और इसी उग्र प्रदर्शन में अचानक से जो पत्थरबाजी है वो शुरू हो जाती है। तो ऐसे में जो पुलिस अधिकारी हैं कई वो घायल हो गए हैं। रेल आईजी जितेंद्र राणा भी इसमें घायल हुए हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। वहीं इस हंगामे के चलते राजधानी समेत कई सारे जो ट्रेन है वो प्रभावित है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से जबरदस्त हंगामा पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हो रहा है। परीक्षा देने जा रहे थे ये छात्र और इनका उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसके बाद ट्रैक पर जाम भी लगा दिया गया। पुलिस बल ऑलरेडी वहां पर मौजूद था, जिन्होंने तमाम प्रयास करे कि किस तरीके से जो लोग हैं उनको रोका जाए, हंगामा ना हो, लेकिन बावजूद इसके हंगामा बड़े स्तर पर होता हुआ नजर आया। इस बीच पुलिस के कई सारे लोग घायल हुए हैं, जिसमें पथराव में रेल आईजी जितेंद्र राणा भी घायल बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन के ऊपर होता है, रेल ट्रैक को रोकने की कोशिश की जाती है। तो आप देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं स्टूडेंट्स और उनकी तरफ से लार्ज नंबर है यहाँ पर स्टूडेंट्स का, जो कि ट्रैक्स के ऊपर जाकर कूद जाते हैं और उसके बाद में ट्रेनों की आवाजाही को भी बाधित कर देते हैं। तो पाटलिपुत्र में ट्रेन में भी तोड़फोड़ की गई है, कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपको बता दें कि दरअसल आक्रोशित अभ्यर्थियों ने ट्रेनों की भारी कमी और ट्रेन लेट पहुंचने की वजह से रविवार को यानी कि बीते दिन पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हंगामा किया और उसकी तस्वीरें सामने आई। कई सारी ट्रेनों का परिचालन पूरी तरीके से अब बाधित हो गया है। तो आपको बता दें कि ये जो ट्रेनों की कमी और ट्रेन लेट पहुंचने से नाराज थे अभ्यर्थी और हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे पाटलिपुत्र स्टेशन पर, जहां पर फिर जमकर बवाल काटते हुए नजर आए हैं। इस दौरान आक्रोशित छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर कूदकर ट्रेनों को भी रोक दिया, पथराव भी किया है और एग्जाम में जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी उनमें भी तोड़फोड़ कर दी है। तो बिहार के पाटलिपुत्र से खबर बता रहे हैं हम आपको, जहां पर पुलिस मध्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा थी है, जिसको देने के लिए ये हजारों की तादाद में जो स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, अभ्यर्थी आपको नजर आ रहे हैं, ये पहुंचे थे और ट्रेनों की कमी थी, ट्रेन उतनी नहीं चलाई गई, जिसकी वजह से और कुछ ट्रेनें लेट भी पहुंची। इसी वजह से नाराज होकर जो भीड़ थी वो इकट्ठा हो गई और पाटलिपुत्र स्टेशन पे ही जंग का अखाड़ा बनता हुआ नजर आया। तोड़फोड़ की तस्वीरें, हंगामे की तस्वीरें, पुलिस के साथ में जो मुठभेड़ हुई उसकी तस्वीरें, हालात को बेकाबू होते हुए देख मौके पर पुलिस ने 3 राउंड हवाई फायरिंग भी की है, ये भी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है। और चलिए इसी के साथ में हमारी मौजूदगी है और खबरें यहीं से आपको बता रहे हैं और बात उत्तर प्रदेश की सियासत की ही करेंगे, जहां पर मामला अखिलेश यादव की बेटी से जुड़ा हुआ है। दरअसल बीते दिनों सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की बेटी को लेकर कुछ अफवाहें फैलती भी नजर आ रही थी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दे दिया है और साथ साथ में अखिलेश यादव को क्या नसीहत दे डाली है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं, जहां कहा जाता कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान से विरोधियों को साफ साफ बता दिया है कि बेटियां घर की सांझ होती है, चाहे बेटी किसी भी घर की हो, और कोई भी बेटियों के सम्मान से अगर खिलवाड़ करेगा तो बीजेपी सरकार में सभी का हिसाब होगा। सीएम योगी यहीं पर नहीं रुके, आगे बढ़ते हुए उन्होंने एसपी अध्यक्ष को अपने नेताओं पर कंट्रोल करने की सीख दी, वो भी दूसरों की बहन बेटियों का सम्मान करे। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अखिलेश जी दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर ले। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहन और बेटियों के प्रति
बुजुर्गों के प्रति, दिवंगत लोगों के प्रति और वरिष्ठ नेताओं के प्रति करते हैं, इसके बारे में उनको भी अपने लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा उनको समझाओ, और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। योगी सरकार की तरफ से विवादित पोस्ट पर कार्रवाई तो हो गई, लेकिन इस पर सियासी घमासान जारी है। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यदि दोषी के बारे में पता करने में पुलिस नाकाम हो तो वो सहायता कर सकते हैं। बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ झूठी बातें लिखी गई थी। उस पर साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज कर ली गई है और इस पूरे मामले की जाँच शुरू हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ इसको लेकर सूबे की सियासत भी फुल ऑन है। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी हुई, जो कि आज चादर पोशी के बाद में यूपी इलेक्शन का बिगुल फूंकने वाले हैं। तो आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी की यूपी यात्रा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। आज बहराइच का दौरा करने वाले हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, और क्या कुछ खास आज होने वाला है आपको हमारी रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और इसको लेकर पार्टियां अभी से मिशन में जुट गई हैं। लेकिन इस लिस्ट में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी किसी से पीछे नहीं। वो भी आज से यूपी के सियासी समर में उतरने वाले हैं और एजेंडे के तहत बहराइच से इसका शंखनाद करने जा रहे हैं, जहां पर वो सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर चादर पोशी कर विधानसभा चुनाव का अभियान करेंगे। ओवैसी मटेरा विधानसभा क्षेत्र के शंकरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि ओवैसी यहीं से 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। कल जा रहे हैं, बहराइच में हमारा सभा है, जाते रहेंगे। अब चुनाव तक कंटिन्यू से पहले भी जाते थे, खामोशी जाते थे, आपको पता नहीं चलता था, जाकर हम अपना काम करके आते थे। अभी भी जा रहे हैं। अभी तो इलेक्शन की खरी, देखिए ये सवाल कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको नहीं देगी। जब इलेक्शन आएगा जब बताएंगे आपको। और हम तो पूरी ताकत और पूरी के साथ लड़ने जा रहे हैं। पूरी पार्टी तैयार है और देखिए गठबंधन भी होगा, इंशाल्लाह बताएंगे आपको। वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की रैली को देखते हुए पार्टी के नेता भी ग्राउंड पर हैं। जिस जगह पर ओवैसी की जनसभा है वहां पर उसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हाँ, हमको क्यों लोग टारगेट कर रहे हैं भाई? हमारा काम है। वो लोग जो लोग डरे हुए हैं ना MIM से, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, वही लोग घबरा रहे हैं हमारे चुनाव लड़ने पर। वहीं ओवैसी की मसूद गाजी की दरगाह पर चादरपोशी को लेकर सूबे की सियासत भी गर्मा गई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस काल में राम मंदिर को तोड़ा गया, अगर उस वक्त महाराजा सुहेलदेव होते तो राम मंदिर कभी नहीं टूटता। महाराज सुहेलदेव होते, अयोध्या में राम मंदिर कभी नहीं टूटता। और महाराज सुहेलदेव नहीं थे, हम विभाजित थे, मंदिर टूटा। 500 वर्षों तक हम इंतजार करते रहे, संघर्ष करते रहे, युद्ध पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती गई, वर्ष दर वर्ष बदलते गए, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाया। मोदी जी के आने के बाद डबल इंजन सरकार ने 500 वर्षों की समस्या का समाधान किया और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन ओवैसी जिस तरह से सालार मसूद के बहाने यूपी का बिगुल फूंकने वाले हैं, उसको लेकर आने वाले दिनों में राजनीति देखने को मिल सकती है। लगातार हमारी जारी है। असम से आपको खबर बताएंगे, जहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा नए नियम लागू किए गए हैं आधार कार्ड को जारी करने को लेकर। और ऐसे में आधार कार्ड वयस्कों के लिए क्या नियम लेकर वो आए हैं और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। असम में अवैध प्रवासियों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने आधार कार्ड जारी करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। असम में अब 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का आधार कार्ड आसानी से नहीं मिल सकेगा। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया है कि राज्य में वयस्कों को आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सख्त बनाया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इस कदम से अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उनके सही दस्तावेजों की जाँच करने में मदद मिलेगी।
बता दें कि असम में नए नियम के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के आधार आवेदन सामान्य प्रक्रिया से मंजूर नहीं होंगे। अब वयस्कों के आधार कार्ड के लिए पहले डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजेगा। इसके बाद सरकार तय करेगी कि आवेदक आधार कार्ड पाने के लिए पात्र है या नहीं, और राज्य सरकार की जाँच पूरी होने के बाद ही 18 साल के ऊपर वालों का आधार कार्ड बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में आधार कार्ड का काम लगभग सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुका है, लेकिन कुछ जिलों में आधार कार्ड का आवेदन 100% से भी ज्यादा दर्ज किया गया है, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सरकार अब जांच करेगी कि आधार कार्ड पाने वाले लोग वैध हैं या नहीं और उनकी पहचान क्या है। ऐसे में अब विपक्ष इस फैसले पर सवाल उठा सकता है, लेकिन सरकार इसे राज्य की सुरक्षा और अवैध घुसपैठ को रोकने की दिशा में जरूरी कदम बता रही है। डेमोग्राफिक चेंज को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कई बड़े हाई लेवल अधिकारियों के साथ में बैठक की गई है। ऐसे में इस मीटिंग में गठित जो की गई है कमेटी के द्वारा क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवाते हैं। देश में जनसांख्यिकीय बदलाव यानी डेमोग्राफी चेंज के अध्ययन के लिए बनी हाई लेवल कमेटी ने अपना काम तेज कर दिया है। इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान गृह मंत्री ने जनसांख्यिकीय बदलावों पर गठित हाई लेवल कमेटी के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को सीमावर्ती इलाकों की डेमोग्राफी के अध्ययन के लिए जरूरी सहयोग सुनिश्चित कराने का भरोसा दिया। बता दें कि इस कमेटी की घोषणा पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2025 को की थी। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद 26 मई 2026 को औपचारिक रूप से इस कमेटी को पूरी तरह से गठित कर दिया गया। जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली ये कमेटी देश के अलग अलग हिस्सों, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का अध्ययन करेगी। इसके साथ ही महानगरों और औद्योगिक कस्बों का दौरा कर आबादी के बदलते स्वरूप और उसके प्रभावों का भी आकलन किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस बैठक के बाद आगे की कार्य योजना और एजेंडा भी तय कर लिया गया है। गृह मंत्रालय कमेटी को लॉजिस्टिकल और अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध कराएगा ताकि उसका काम बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके। जनसांख्यिकीय बदलावों का यह अध्ययन भविष्य की नीतियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई अहम पहलुओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सबकी नजर कमेटी की रिपोर्ट पर टिकी है। आपने अपनी जिंदगी में एक ना एक बार श्रवण कुमार की कहानी जरूर सुनी होगी, जो कि अपने माता पिता को अपने कंधों पर बिठाकर चार धाम यात्रा के लिए लेकर गए थे। लेकिन ऐसे ही श्रवण कुमार की बहू से आपको मिलवाते हैं, जिन्होंने अपनी सास को किस तरीके से परिक्रमा करवाई है, आपको दिखाते हैं। आज जहां रिश्तों की नींव कमजोर पड़ने की खबरें आए दिन सुनी जाती हैं, तो वहीं मथुरा की रहने वाली काजल ने सास से लगाव और प्रेम की नई मिसाल कायम की है। दरअसल मथुरा के कोसी कला की रहने वाली काजल चौधरी अपनी 85 साल की चंद्रो देवी को टब में बैठाकर पवित्र ब्रिज 84 कोस परिक्रमा करा रही हैं। उनकी ये धार्मिक यात्रा सास बहू के बीच प्रेम, सम्मान और समर्पण का जीवंत प्रतीक बन गया है। और गुरुवार को जब दोनों सास बहू हरियाणा के नूह पहुंची, तो दोनों का खूब सम्मान हुआ। लोगों ने फूलों की बारिश की। इनकी सेवा करना, मंदिर जाओ, तीर्थ कहीं भी चले जाओ, लेकिन कच्छ भी कहीं भी नहीं मिलना है तो इनके चरणों में मिलना है। जो भी उद्धार है इनके चरणों में, चारों धाम इनके चरणों में। हम क्यों दुनिया में डोले, क्यों मंदिर में डोले? जब चारों धाम घर में बैठे हैं तो हम क्यों दूसरे के मंदिर में जाके खुद अपने मंदिर की सेवा ना करेंगे? तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अपने माँ बाप की सेवा बढ़िया तरीका से करें। बहू काजल के मुताबिक उनकी सास चंद्रो देवी स्वयं परिक्रमा करने में सक्षम नहीं है और इसीलिए उनकी धार्मिक आस्था और इच्छा को पूरी करने के लिए उनकी बहू ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। बता दें कि ब्रिज 84 कोस परिक्रमा को बेहद कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक माना जाता है। ऐसे में 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला को साथ लेकर इस यात्रा को पूरा करना कोई साधारण काम नहीं है। काजल चौधरी ने साबित किया है कि यदि परिवार में प्रेम, सम्मान और संस्कार हों, तो रिश्ते केवल निभाए नहीं जाते, बल्कि समाज के लिए उदाहरण बन जाते हैं।